Hello everyone, welcome back to our supply chain and logistics management class. In today's session, we are going to start unit 3 which focus on supply chain performance. इसमें बात करेंगे कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई चेन का इस्तेमाल करा जाता है और उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेज़र करते हैं। ग्लोबली भी और रीजनली लेवल दोनों लेवल की बात करी जाएगी इस यूनिट में। तो इसी के साथ अपनी यूनिट का थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन अगर बात करी जाए सप्लाई चेन परफॉर्मेंस की इंट्रोडक्शन की, तो क्या कह रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ अ सप्लाई चेन रिफर्स टू हाउ इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली इट डिलीवर्स प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कस्टमर। कह रहा है कि परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं हम अपना जो सप्लाई चेन होता है कि कितना इफिशिएंट और इफेक्टिवली हम काम कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है वो कस्टमर तक का पहुँचाने में। It measures how to supply chain sorry it measures how well the supply chain achieve its goal in such as cost reduction, faster delivery and quality improvement and customer satisfaction। कहता है कि जो हमारा मेज़र करने का तरीका है, हमारी परफॉर्मेंस जो मेज़र करने का तरीका है सप्लाई चेन को लेके, उसमें कॉस्ट रिडक्शन देखी जाती है, कितनी जल्दी डिलीवरी करी जा रही है और क्या क्वालिटीज़ इंप्रूव करी गई हैं। मेनली इस अगर आप सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की बात करें तो ये चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? ये चार चीज़: कॉस्ट रिडक्शन, फास्टर और फास्टर डिलीवरी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मेनली सबसे ज़्यादा तो देखा जाए तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप इसको हर आंसर में लिख सकते हो, मतलब ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप हर जगह लिख सकते हो क्योंकि कस्टमर हर जगह का अलग होता है। रीजनल लेवल की बात करी जाए या कंट्री के हिसाब से बात करी जाए, अब भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, जैसे लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं ज़रूरी नहीं कि उत्तराखंड में भी वैसे ही लोग रहते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है, इन्वायरमेंटली पूरा चेंज हो जाता है, तो वहाँ के रहने के तरीके, वहाँ की ज़रूरतें अलग हैं, यहाँ की ज़रूरतें अलग हैं, उनकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल अलग हैं और यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल अलग है। तो आप एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप हर आंसर में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है कि a strong performance means the supply chain is well coordinated, cost efficient and flexible enough to handle market change। हमारा मेजर जो कर रहे हैं हम लोग अपना परफॉर्मेंस, हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कब आता है? जब कोई भी चीज़ मार्केट में अगर चेंज होती है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, कॉस्ट इफिशिएंट होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए मार्केट चेंजेस को हैंडल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये था इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, बुलविप इफेक्ट ऑन बुलविप इफेक्ट एंड इट्स रिडक्शन। तो बुलविप इफेक्ट क्या होता है कि एक तरीके का इफेक्ट होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं या मार्केट के चेंजेस के ऊपर मेनली बात होती है कि मार्केट में क्या चेंज आया है जिसकी वजह से आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द बुलविप इफेक्ट refers to the phenomena where small change in customer demand cause large fluctuation in order placed upstream in the supply chain। जो चेंज आता है बेसिकली कस्टमर डिमांड चेंज होगी तो मार्केट में उथल पुथल होगी। बात सिंपल सी है कि मान लीजिए कस्टमर ने डिमांड, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे थोड़ा हट के उन्होंने कोई चीज़ मांग ली, या पूरी आपकी ज़रूरी नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री की बात करी जा रही है, सिर्फ आपकी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात नहीं करी जा रही, तो कहीं ना कहीं सबको धीरे धीरे अपग्रेड होना पड़ेगा कस्टमर के हिसाब से। अगर आप कस्टमर को ही नहीं सेटिस्फाइड कर पा रहे तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा ही क्यों? तो बुलविप इफेक्ट क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेना होता है जो स्मॉल चेंजेस आती हैं किसकी वजह से? कस्टमर की डिमांड की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट में उथल पुथल हो जाती है और सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस अप डाउन देखने को मिलती है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, इफ कस्टमर डिमांड इंक्रीज स्लाइटली रिटेलर्स में ऑर्डर मोर स्टॉक। अगर मान लो कस्टमर ने डिमांड बढ़ा दी अपनी कि अरे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो रिटेलर्स क्या करेंगे? और ज़्यादा स्टॉक की मांग करेंगे। होलसेलर क्या करेंगे? उनसे ज़्यादा स्टॉक रिटेलर से मांगने की ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कि हमें और ऑर्डर दो। मैन्युफैक्चर को क्या करना पड़ेगा? ओवर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे ज़्यादा एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, मशीन रखनी पड़ेगी, तो बहुत सारी लंबी प्रोसेस देखने को मिलती है। दिस क्रिएट्स अननेसेसरी इन्वेंट्री एंड डिलेज एंड इफिशियंसीज। अब बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, बहुत मशीनें हो जाएंगी, काम ज़्यादा हो जाएगा तो डिलेज तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, और उसको मैनेज करना भी उतना ही थोड़ा कठिन काम बनता जाएगा। अब भी मान लीजिए आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, बहुत सही से पढ़ा सकते हैं, एक दिमाग को, उसके दिमाग को रीड करके उसी पे पूरा ध्यान दे देंगे। दो बच्चों को पढ़ाना है, दो दिमाग, मान लीजिए आप 40-50 बच्चों को पढ़ाना है या और भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है। अब जरूरी नहीं है ना कि 20 बच्चों को जो आप बता रहे हैं वो समझ आ रहा हो और बाकी जो 30 बच्चे बैठे हैं उनको समझ ही ना आ रहा हो, तो हमें 20 और 30 सबको मिला के देखना है। तो यहाँ पे अननेसेसरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, ठीक है। तो हमें सबको मैनेज करने के लिए जितने कम चीज़ें होंगी या कम टास्क होंगे उतना ज़्यादा मैनेज आप अच्छा कर सकते हैं। ज़्यादा टास्क, ज़्यादा चीज़ें, तो आपको इन्वेंट्री हो या कुछ रियल लाइफ इशू हो, मैनेज करने में इशू मिलेगा ही मिलेगा। कॉज क्या है इसके? लैक ऑफ एक्यूरेट डिमांड इन्फॉर्मेशन, डिमांड इन्फॉर्मेशन सही से ना मिलना,
ओवर रिएक्शन टू शॉर्टेज, शॉर्टेज पे ओवर रिएक्ट करना कि अरे ये हो गया वो हो गया, पहले ही घबरा जाना। जो प्रॉब्लम आई है वो तो आ ही चुकी है, उसको अब कैसे हैंडल करना है इस पे ज़्यादा ध्यान दो, कैसे सॉल्व करना है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उस पर लेके बैठ नहीं जाना, अरे ये हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, अब मैं क्या ही करूँगा, ये सब नहीं करना है। आगे ओवर बैचिंग, सॉरी ऑर्डर बैचिंग क्या होता है कि प्लेसिंग लार्ज ऑर्डर लेस फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्डर बना दिया या बहुत ज़्यादा प्लेस कर दिया गया ऑर्डर पर उतना ज़्यादा माल बिका नहीं। ये भी एक तरीके का हमारा सप्लाई चेन में बुलविप इफेक्ट में काम आता है, मतलब एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, कॉज क्या है, जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन एंड डिस्काउंट, प्रमोशन और डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा दे देना, ये भी एक तरीके का बुलविप इफेक्ट है। मान लीजिए जियो ने क्या करा था, एक तरीके का इसी का फ़ायदा उठाया था कि आया उसने सब कुछ फ्री कर दिया, तो आप तुरंत ही स्विच करेंगे ना, फ्री की तरफ भागेंगे। एक तरीके से इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, फ्री ही कर दिया, डिस्काउंट तो दूर की बात, फ्री कर दिया, तो लोग एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो भी चला रहे थे सब छोड़ छाड़ के जियो की तरफ भागे। पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग पार्टनर्स, हमारे पार्टनर्स के साथ अगर कम्युनिकेशन सही से नहीं चला तो भी यहाँ पे एक कॉस्ट देखने को मिलता है। वेज टू रिड्यूस, अब जो बुलविप इफेक्ट है उसको रिड्यूस कैसे करें, कम से कम कैसे करें, हटाने की कोशिश कैसे करी जाए। शेयर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी लाइक ईआरपी सिस्टम्स, ईआरपी क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इसमें हम लोग रियल टाइम का डेटा शेयर करते हैं जिससे हम डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिलती है। और ये किसके थ्रू होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, आईटी के थ्रू होता है। यूज़ बेटर डिमांड फोरकास्टिंग मेथड, हमें अपनी डिमांड फोरकास्टिंग मेथड को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, मार्केट पैटर्न समझना चाहिए, कस्टमर का बाइंग पैटर्न समझना चाहिए। मेंटेन स्मॉलर और मोर फ्रिक्वेंट ऑर्डर्स, ऑर्डर कभी बनाओ, इतना बनाओ कि माल बिक जाए। आप मान लीजिए आप एक होटल खोलते हैं, ठीक है, आपको जब ऑर्डर मिलता है तो बनाते हैं, पर कई चीज़ें जो होती है ना पहले से बन के रेडी रहती है, कपड़े वगैरह, आप बहुत सारे कपड़े बना के रख दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कपड़े बना के रख दो, आपका कपड़ा अगर बिका ही नहीं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपने तो पैसे लगा दिए, काम लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, बट बिका ही नहीं, तो एक तरीके से उतना भी नहीं करना है। इतना करना है कि हमारा जितना माल तैयार करा है हमें उतना बेच के दिखाना है। ठीक है, इतना ओवर नहीं कर देना है हर चीज़ को लेके कि बहुत सारा बना तो डाला पर बेच नहीं पा रहे हैं। मान लो इतनी डिमांड ही नहीं है आपकी प्रोडक्ट की, तो क्या ही करेंगे। आपका प्रोडक्ट कपड़ों में तो चलो वैसे एक्सपायरी डेट नहीं होती, पर बाकी कपड़ा पुराना होता है, कलर फेड होने लगता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो कस्टमर क्यों ही लेगा। ठीक है, और जगहों पे जैसे जाएंगे, मान लीजिए आपने पैकेट फूड बनाया या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाई, वो उस पर तो एक्सपायरी डेट है ना, मान लो बहुत ज़्यादा बना दी, कभी ना कभी तो एक्सपायरी हो ही जाएगी और उतना ज़्यादा माल नहीं बिका तो। ठीक है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट अमंग सप्लाई चेन मेंबर्स, जो हमारे सप्लाई चेन मेंबर्स हैं कौन कौन जैसे होते हैं, जैसे हमारा होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ठीक है, इन सब के साथ हमारे अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लेके चलना है, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन लेके चलना है और ट्रस्ट करना है, और अपना ट्रस्ट उनके ऊपर बना के चलना है, वो हम पे बना सकें जिस वजह से। ठीक है, ये अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हमारा माल बिकने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। मान लो हमारा रिटेलर है, ठीक है, हमसे भी सामान लेता है, हमारे कॉम्पिटिटर से भी सामान लेता है, उनके साथ उसके ज़्यादा अच्छे संबंध हो गए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेगा कि उनका माल पहले बिके या ज़्यादा बिके, आपको पीछे रखेगा कि आपको दूसरे नंबर पे रखेगा। हर दुकान जहाँ भी जाएगा वो पहले अब उस चीज़ को बोल देगा कि अरे ये माल बहुत अच्छा आता है इस कंपनी का, इसका खरीदो, इसका मत खरीदो। बहुत जगहों पे आपने कहीं ना कहीं कॉमनली ये सुना देखा होगा। अवॉइड सडन प्राइसेस प्रमोशन और डिस्काउंट, सडन प्राइसेस प्रमोशंस और डिस्काउंट को अवॉइड करना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टॉपिक हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब जो परफॉर्मेंस है, सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन सप्लाई चेन मीन्स evaluating how well the supply chain is performing in cost, speed, quality and flexibility. It helps identifying weak areas and improve ओवरऑल इफिशियंसीज। हम लोग अपनी परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, स्टार्टिंग में भी बात करी थी इंट्रोडक्शन में कि हम अपना कॉस्ट, स्पीड और क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं कि जितना अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा उतनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस है। ठीक है, कॉस्ट कम करना, कॉस्ट रिडक्शन से बात करी जा रही है यहाँ पे। स्पीड को इंक्रीज करना कि जितनी जल्दी हम लोग डिलीवरी करा दें। क्वालिटी में कमी नहीं करनी है, क्वालिटी अच्छी ही करनी है, हमेशा इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज़ को लेके होती है, फिर वो क्वालिटी पे हो, स्पीड पे हो, कॉस्ट पे हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे हो या सर्विस पे हो, सारी चीज़ों पे फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। इससे हम अपना परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं सप्लाई चेन का। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, इसी के डायमेंशंस क्या होते हैं कि डायमेंशंस ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। डायमेंशंस होते हैं हमारे कॉस्ट इफिशियंसी, मिनिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। जो अभी बात कर रहे थे कॉस्ट इफिशियंसी, हमें अपना ट्रांसपोर्टेशन है उसको मिनिमाइज करने हैं उसके खर्चे, ठीक है, वेयर हाउस के खर्चे कम करने, प्रोडक्शन कॉस्ट को थोड़ा कम करना है। एक तरीके से जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करने, ज़्यादा नहीं खर्च करने, ओवर बजटिंग किसी भी चीज़ में नहीं लेके चलनी। टाइम स्पीड, रिड्यूसिंग ऑर्डर साइकिल टाइम एंड डिलीवरी डिलेज, हमें अपना ऑर्डर साइकिल रिड्यूस करना है और डिलीवरी डिलेज को भी कम करना है।
टाइम और स्पीड की बात करी जा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी की एबिलिटी टू एडजस्ट डिमांड चेंजेस, जितने तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी की अभी बताया था कि जहाँ पे भी ज़रूरत है उस तरीके से आपको फ्लेक्सिबल हो जाना है, उसके तरीके जो जिस चीज़ की नीड है उसी को ही आगे बढ़ाना है। इससे प्रभाव कहाँ पड़ेगा, आपके परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। क्वालिटी क्वालिटी मेंटेनिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस स्टैंडर्ड, हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करके चलनी है। मेंटेनिंग तो मिनिमम चीज़ है, हमेशा क्वालिटी इंप्रूव करने का ही सोचो कि अगर आज तुमने एक क्लास करी है और आपके अंदर क्षमता है 2-3 क्लास करने की, तो आप 2-3 के लिए जाइए, एक पे ही मत रुकिए, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करिए। मेंटेन तो करिए ही करिए कि मिनिमम 1 मैं लेके चल रहा था तो मिनिमम 1 तो हमेशा ही लेके चलना है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो भी कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बराबर जितना हमें काम करके दिखाना ही है। आगे बढ़ते हैं। टूल्स क्या होते हैं, ये मेजरमेंट करने के, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के, सॉरी, टू एवेल्यूट सप्लाई चेन परफॉर्मेंस कंपनीज यूज सेवरल टूल्स एंड टेक्निक्स। कंपनीज बहुत सारे जो होती हैं वो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सेवरल टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करती हैं। जैसे बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग क्या है, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद इंडस्ट्री द बेस्ट प्राइस और कॉम्पिटिटर, जो भी हमारा बेस्ट कॉम्पिटिटर है या इंडस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है उससे हम लोग को अपने आप को कंपेयर करना है। बैलेंस स्कोर कार्ड, मेजरिंग परफॉर्मेंस अक्रॉस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, हमें अपनी परफॉर्मेंस को कहाँ चेक करना है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में दोनों जगह चेक करना है, जिससे हमें अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉस्ट रिडक्शन, इनोवेशन, प्रोसेस इफिशिएंसी और इफेक्टिवली जो भी हमारा काम चल रहा है वो सबको एक तरीके से चेक करना है, वो फाइनेंशियल में हो या नॉन फाइनेंशियल में हो। ठीक। उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPIs कहते हैं इसे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक मेजरेबल वैल्यूज लाइक ऑन टाइम डिलीवरी रेट, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड ऑर्डर एक्यूरेसी। हमें यहाँ पे क्या चेक करना होता है कि हमारा जो डिलीवरी है वो ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारी इन्वेंट्री मैनेज हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ऑर्डर की एक्यूरेसी हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगला, डाटा एनालिटिक्स एंड ERP सिस्टम्स यूज टू ट्रैक एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस इन रियल टाइम। हम ERP और डाटा एनालिटिक्स के थ्रू अपना परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं, ऑन टाइम कर सकते हैं, रियल टाइम में कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ टॉपिक पे, हमारा SCOR मॉडल। SCOR मॉडल क्या है, सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंस मॉडल। ठीक है। द SCOR मॉडल इज द फ्रेमवर्क यूज्ड टू एवेल्यूट एंड इम्प्रूव सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। इट डेवलप्ड बाय सप्लाई चेन काउंसिल एंड इंक्लूड्स 5 मेजर प्रोसेस। जो SCOR मॉडल है वो इम्प्रूव करने में, सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। पहला क्या होता है, प्लान करना, प्लान डिमांड रिसोर्सेज एंड सप्लाई चेन ऑपरेशंस, हमारे रिसोर्सेज को एक प्लान करके रखना कि रॉ मटेरियल कब लाना है, किससे लाना है, कहाँ से लाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। डिमांड को प्लानिंग करना है। देखो तुम पूरा चीज़ें तो एक्यूरेट नहीं कर सकते हो, पर जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी रखोगे अपनी फोरकास्टिंग में उतना ज़्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगा। ठीक है। ओवर भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, जितना हो सके उतना एक्यूरेट काम करना है। सप्लाई चेन के ऑपरेशंस पे काम करना है, ऑपरेशंस की ही बात कर रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट की ही ये सब्जेक्ट है, पहला ही सब्जेक्ट है, तो ऑपरेशंस पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना ही देना है। सप्लाई चेन का ही मतलब ऑपरेशन होता है बेसिकली। ठीक है। अगला, सोर्स, प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, हमारे जो रॉ मटेरियल हैं, अभी बताया था कि जो रिसोर्सेज हैं वही सोर्स, रिसोर्सेज को लाने का कोई ना कोई सोर्स तो होगा ही ना, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट कनेक्ट है। रिसोर्स कोई ना कोई लाने का सोर्स होगा कि कहाँ से लाना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें, कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत है, कितनी है, ये सारे हम लोग बना के चलते हैं कि कहाँ से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन ले जाएगा, कौन लेने जाएगा, ये सारी चीज़ें। मेक, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स, हमें अपना जो प्रोडक्ट बनाना है वो कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, कौन सी मशीन चाहिए, कैसे एम्प्लॉय चाहिए, कौन से स्किल वाला एम्प्लॉय चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं देख के चलनी होती है। अगला, डिलीवर, मैनेजिंग ऑर्डर फुलफिलमेंट, वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना है। ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ फाइनल गुड्स की बात करी जा रही है, ये दोनों चीज़ों को लेके है, रॉ मटेरियल को भी लेके है, फाइनल गुड्स को भी लेके है, ओवरऑल प्रोडक्ट को लेके है। ठीक है। रॉ मटेरियल भी कहीं से लेके आएंगे, उसमें कम खर्चा करना है, सही टाइम का इस्तेमाल करना है। रिटर्न, हैंडलिंग प्रोडक्ट रिटर्न एंड रिवर्स लॉजिस्टिक्स, इसको एक तरीके से आप आफ्टर सेल सर्विस भी कह सकते हो कि आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट रहते हो। तो अमेजॉन है जैसे अपने कस्टमर के साथ बना रहता है, किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो वापस कर देता है। ठीक है। तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि अमेजॉन और कस्टमर का रिश्ता खत्म हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, वो कोई और प्रोडक्ट लेगा, कभी और लेगा, आज नहीं उसको अच्छा लगा या जो भी उसकी दिक्कत है वो सॉल्व करी जाएगी। ठीक है। जरूरी नहीं है कि रिटर्न हो, रिप्लेसमेंट भी हो सकता है कि आप पता उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत हो, कस्टमर ने डिमांड रखी हो कि इसको रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हुई, आफ्टर सेल सर्विस हुई। The SEO model helps companies standardize performance metrics, identifying weak points and improve supply chain। इससे, इस मॉडल से पता क्या चलता है कि परफॉर्मेंस एक तो परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होती है, पहली बात। दूसरी चीज़ होती है कि हम अपने वीक पॉइंट्स को भी स्पॉट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सॉरी, डिमांड चेन मैनेजमेंट। डिमांड चेन मैनेजमेंट को DCM भी कहते हैं, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर डिमांड एफिशिएंटली। हम अपने जो भी डिमांड जो कस्टमर की होती है उस पर कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसा समझते हैं, इसको कहते हैं डिमांड चेन मैनेजमेंट। इट इज़ द रिवर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इंस्टेंट ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम सप्लाई, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कस्टमर। ये सप्लायर से नहीं शुरू होता है, ये शुरू होता है किससे? कस्टमर से। ये एक रिवर्स प्रोसेस है किसकी? सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। इसको कहते क्या है? डिमांड चेन मैनेजमेंट। द गोल इज क्रिएट पुल बेस सिस्टम वेयर प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपेंड ऑन एक्चुअल डिमांड रेदर देन द फोरकास्ट। ये एक तरीके का, आप होटल गए होंगे या ढाबे पे गए होंगे या रोड साइड में कभी ना कभी कुछ खाया पिया होगा, तो आप पहले ऑर्डर देते ना, फिर ऑर्डर बन के आता है। इसमें आपका फ़ायदा क्या है और जो बना रहा है उसका फ़ायदा क्या है कि उसने प्रीपेड बना के नहीं रखा है। ठीक है, आपने अपना, कस्टमर ने जब जो चीज़ अपनी डिमांड करी उसको वो बन के मिल गया। आप जैसे होटल गए, आपने वहाँ बोला कि मैं चिली मंचूरियन या जो भी है वो खाऊंगा और वही आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे उनका मन करेगा वो कस्टमर को सर्व कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें डिमांड कौन कर रहा है? कस्टमर कर रहा है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका रेस्टोरेंट है और होटल्स हैं और ढाबा हैं, ठीक है, स्ट्रीट फूड्स। एक तरीके से बेस्ट एग्जांपल है इसका रेस्टोरेंट। ये आपको दिमाग में याद रखना है कि रेस्टोरेंट कैसे काम करता है, डिमांड चेन मैनेजमेंट में काम करता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? रिड्यूस वेस्ट एंड ओवर प्रोडक्शन। वेस्ट बहुत कम होता है क्योंकि आप जो ऑर्डर करेंगे वही आपको अब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्री बना के रखेंगे फिर उसी में सर्व करेंगे, ऐसा नहीं है। जब कस्टमर डिमांड करेगा वही चीज़ आपको दी जाएगी। तो ओवर प्रोडक्शन तो होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। कई लोग जो बहुत होशियार होते हो, क्या पता पहले ही से बना के रख लेते हो, पर ऐसा होता नहीं है मोस्टली। और वेस्ट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जो डिमांड करेगा कस्टमर वही आपको दिया जाएगा, फालतू की चीज़ें नहीं करी जाती हैं। अगला, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इससे बढ़ता है क्योंकि कस्टमर ने डिमांड रखी है, उसको वही चीज़ दी जा रही है। इनहैंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन टीम्स। इसमें कोऑर्डिनेशन किसका अच्छा होता है? मार्केटिंग और सप्लाई चेन का। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल चेन सप्लाई में भी सेकंड लास्ट टॉपिक और थर्ड लास्ट टॉपिक खत्म ही होने वाला है, छोटी सी क्लास अब हमारी बाकी है। ग्लोबल चेन सप्लाई नाम से ही समझ आ रहा होगा, जो चीज़ ग्लोबली करी जाती है उसमें सप्लाई चेन का क्या काम है, क्या इस्तेमाल है, कैसे परफॉर्मेंस चेक करी जाती है, ये सारी बातें। अ ग्लोबल सप्लाई चेन कनेक्ट्स कंपनीज, सप्लायर्स एंड कस्टमर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री जाते हैं, बस यहीं पे आपका ग्लोबली शब्द आ जाता है। इसमें होता क्या है कि किसको कनेक्ट करती है? कंपनीज जो होती हैं वो सप्लायर और कस्टमर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, दूसरी कंट्रीज से, भिन्न कंट्रीज से। इट इन्वॉल्व सोर्सिंग मटीरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्लोबल स्केल। यहाँ पे मैन्युफैक्चर और मटेरियल बनाना या रॉ मटेरियल लेके आना, डिस्ट्रीब्यूशन करना किस पे होता है? ग्लोबल स्टेज पे होता है, ग्लोबल स्केल पे होता है। मैनेजिंग अ ग्लोबल सप्लाई चेन इज अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ कल्चरल, लीगल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंस। क्योंकि हर कंट्री की इकोनॉमिक्स अलग है, हर कंट्री की अपने पॉलिटिकल जो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन वो अलग हैं, लीगल सिंपल सी बात है, लॉज वगैरह वो सबके अलग होते हैं। कल्चर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ रह रहा है, ठीक है, वहाँ का वातावरण कैसा है, तो कल्चर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। रिलीजन एक बेसिक चीज़ है कि रिलीजन कहा जाता है कि बहुत डिफरेंट होना वहाँ का, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स बनाती हैं किसको? ग्लोबल सप्लाई चेन को। आगे बढ़ते हैं इसी में। 8वां, चैलेंजेस इन इस्टेब्लिंग अ ग्लोबल सप्लाई चेन। इसमें क्या है कि कल्चरल डिफरेंस होता है, अभी बताया था। पहला कल्चरल डिफरेंस होता है जिसमें लैंग्वेज, वर्क एथिक्स एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। सब जगहों की लैंग्वेज अलग अलग होती हैं। मान लीजिए आप अफ्रीका जाएंगे, वहाँ अलग इंग्लिश है, या बेसिक या उनकी कोई ट्राइबल लैंग्वेज भी हो सकती है अलग। ठीक है, यूएस जाएंगे वहाँ अलग लैंग्वेज है, अर्जेंटीना जाएंगे अलग लैंग्वेज है, पुर्तगाल जाएंगे अलग लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसे वियतनाम जाएंगे, चाइना जाएंगे, जापान जाएंगे, जैपनीज़ है, चाइनीज़ है, कोरियन है। तो ऐसे ही नाम से ही पता चल रहा है अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस हैं, लिखने में अलग, बोलने में अलग, समझने में अलग। ठीक, तो लैंग्वेज अलग होना, उनके काम करने का तरीका अलग होना, कम्युनिकेशन बैरियर होता है, कल्चरल डिफरेंस में देखने को मिलता है। लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट ट्रेड लॉज एंड टैक्सेस। बेसिक आपको अभी रिसेंटली पता चला होगा कि ट्रंप ने इतना टैरिफ में टैक्स लगा दिया। ठीक है, चाइना और ट्रंप का, अमेरिका का बहुत सीन देखने को मिला। उसके बाद इंडिया और ट्रंप का भी देखने को मिला कि 60% लगा दिया टैरिफ। तो ये सारी चीज़ें, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रेट एंड टैक्सेस, ये सारी चीज़ें देखने को ग्लोबल लेवल में देखने को मिलती रहती है। कब टैक्स बढ़ा दे उनकी गवर्नमेंट, कब घटा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हर कंट्री का अलग अलग टैक्स होता है। आप मान लीजिए कि इंडिया के ऊपर जैसे 60% लगा दिया, ठीक, अब मान लो किसी चाइना पे 30, तो डिफरेंट हुआ ना एक तरीके से ट्रेड वहाँ का। करेंसी फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट वेरिएशन अफेक्ट कॉस्ट।
डॉलर का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, रुपए का रेट कहीं बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा है, तो ये एक चीज़, इस पे सामान खरीदना बेचना दोनों ही डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो करेंसी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। चेंज इन गवर्नमेंट कहीं की चेंज होती है तो वो अपने पॉलिसीज़ क्या करती है, चेंज कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो उन पे डिपेंड है। बेसिकली चेंज हर गवर्नमेंट के अपने अपने रूल्स बनाती हैं, वो वैसे ही ट्रेड के हिसाब से चेंज कर सकती हैं। अब जैसे ट्रम्प से पहले था, नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, 45% 40% टैरिफ लग रहा था, फिर उन्होंने क्या करा, चाइना पे 130% लगा दिया। तो हर गवर्नमेंट के अपने अपने पॉलिसीज़ का होते हैं, अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं अलग अलग। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग लीड टाइम्स, इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हमें डिलीवरी करने में टाइम लगेगा। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपने यूएसए में कहीं पे, आप इंडिया में बैठे हैं और यूएसए में वहाँ से आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया। अब वो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, कैसे निकलेगा, बहुत लंबी चेन बनती है। मान लीजिए वो शिप से आ रहा है, तो शिप से आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब तक शिप इंडिया में आएगी, इंडिया में आने के बाद कोई कंपनी होगी जिसे इशू करा जाएगा, या कोई कंपनी होगी जिसे वो लेंगे, उसके बाद वो बाई रोड या फिर बाई ट्रेन निकलेंगे, फिर वो आते हैं उत्तर प्रदेश तक का, फिर उत्तर प्रदेश में किसी सिटी में जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें एक लॉन्ग प्रोसेस बनाती हैं, ठीक है। तो इस लॉन्ग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें, अब बाई चांस मान लेते हैं प्लेन से वो आएगा, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, और मान लीजिए वो आया, दिल्ली आया, दिल्ली के बाद वो यूपी में ही करना है, तो अब कितनी ज़्यादा चीज़ें, अब दिल्ली खुद समंदर से कितनी ज़्यादा दूर है, अगर वो शिप से चीज़ आएगी तो, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा ये प्रोसेस स्लो हो जाता है डिलीवरी वाला। सप्लाई चेन विजिबिलिटी, डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग प्रोडक्ट अक्रॉस कंट्री। हाँ, अब हर कंट्री की टेक्नोलॉजी तो बेसिकली अलग होती है, रूल्स अलग होते हैं, ठीक है, काम करने का तरीका अलग होता है, वर्क एथिक्स जिसे कहते हैं। तो हमें ट्रैक करने में थोड़ी डिफिकल्टी देखने को मिलती है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। आगे चलते हैं। फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिज़ाइन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क। व्हेन डिजाइनिंग अ ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क, कंपनीज मस्ट कंसीडर कॉस्ट फैक्टर्स। सबसे पहला तो यही है, हर जगह कॉस्ट तो है ही है, ट्रांसपोर्टेशन का हो, लेबर का हो, मैन्युफैक्चर का हो। अब बेसिकली आपने कभी ना कभी बात सुनी होगी कि बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान के ये वर्कर्स हैं जो बाहर कंट्रीज में जाते हैं, तो वो बहुत सस्ते में काम कर देते हैं दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले। तो हर कंट्रीज़ में क्या है कि सब लेबर्स का रेट भी अलग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। मान लो क्या एक पीपीपी, परचेजिंग पावर आपने सुनी होगी, ठीक है, प्रोडक्ट परचेजिंग पावर सुना होगा कभी ना कभी। तो उसी तरीके से लेबर्स का रेट भी हर जगह अलग अलग होता है। काम कराने का तरीका इंडिया में अलग है, यहाँ पे लेबर सस्ते में कर रहा है, मान लीजिए यूएस में लेबर वही महंगे में कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप यूपी में काम करा रहे हैं वो इस रेट में कर रहा है, मान लो फिर वो गुजरात चला जाता है तो वो रेट बढ़ा देता है, या कुछ भी हो सकता है। मान लो वो बहुत ज़्यादा काम की उसको ज़रूरत है तो रेट कम में भी कर सकता है। तो हमें कॉस्ट फैक्टर देखने को मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का हर जगह पेट्रोल का खर्चा अलग है, इलेक्ट्रिक का खर्चा अलग है, ये ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। लेबर का भी बता ही दिया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हर जगह की अलग अलग होती है, काम करने के जो वहाँ पे लेबर होंगे अलग है, मशीन वहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, दूसरी तरीके की है, वो खरीद के लानी है, उसके कॉस्ट अलग पड़ेंगे, ठीक है। मार्केट डिमांड, लोकेशन ऑफ मेजर कस्टमर्स एंड मार्केट्स। हमें जो अपनी लोकेशन रखनी होती है, ऐसी रखनी होती है जहाँ पे हमारे टाइप के, हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए टाइप की कस्टमर अवेलेबल हो, ऐसी मार्केट हो वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट, रोड्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। पोर्ट्स क्या होते हैं जहाँ पे शिप्स अपना सामान उतारती हैं आके, ये सब चीज़ें, ठीक है। रोड्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन करने में दिक्कत हो जाएगी, ना हम रॉ मटेरियल सही से खरीद पाएंगे, ना हम डिलीवरी सही से कर पाएंगे, तो हमारा जो भी काम शुरू होने से पहले ही ठप पड़ जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रेड एग्रीमेंट, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स। अगर ट्रेड एग्रीमेंट और टैक्सेस और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रूल अच्छे हैं तो कोई भी कंपनी होगी वो अच्छे से काम कर सकती है। फिर टेक्नोलॉजी, अगला चलते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होता है, अभी बताया था, टेक्नोलॉजी हर जगह की अलग अलग होती है। वहाँ पे वो चीज़ क्या पता सस्ते में हो या महंगे में हो, या क्या ही पता ना ही हो पा रही हो। जब आज भी बेसिकली तुम्हें बता दूँ कि बहुत जगहों पे 4G 5G 3G भी नहीं है, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज ऐसे गरीब कंट्रीज हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आपको ये मिल पा रहा है तो अच्छी बात है, और ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, डाटा बहुत महंगा होगा, ठीक है। यहाँ डाटा कितना सस्ता है, पर बहुत सी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान की बात करते हैं, डाटा बहुत महंगा है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, वहाँ 1 GB डेटा कितने का मिलता है, यहाँ 1 GB डेटा कितने का मिल रहा है। उनकी करेंसी के बाद फिर इंडिया में चेंज कर लीजिएगा, तब भी उनका बहुत महंगा चल रहा है,
ठीक है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली बहुत जगहों पे साउथ कोरिया की बात करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी बात करते हैं। साउथ कोरिया है, वहाँ पे भी ब्रेड जो है अलग रेट की है, यहाँ अलग रेट की है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ वहाँ 60 रुपये की मिल रही है तो यहाँ 20 रुपये की मिल रही है। ऐसे ही डाटा पे भी देखेंगे तो वहाँ पे अलग चल रहा है, अलग चल रहा है, ठीक है। वो उनकी 5G की स्पीड अलग है, हमारी 5G की स्पीड अलग है। ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसी टेक्नोलॉजी हर देश की अलग अलग होती है। यूजिंग डिजिटल टूल्स फॉर ट्रैकिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और डिजिटल टूल्स जो होते हैं ट्रैक करने के, उनके अलग होते हैं, हमारे अलग होते हैं। तो कई बार कंपनी समझ नहीं पाती हैं, थोड़ा डिफिकल्टी भी होती है, वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, यही डिसाइड करने या ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे बिगड़ सकता है। तो टेक्नोलॉजी का होना ना होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट के लिए। रिस्क फैक्टर्स, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल और सप्लाई रिस्क। रिस्क फैक्टर्स होते हैं कौन से? पॉलिटिकल होता है, इन्वायरमेंटल होता है, सप्लाई रिस्क होता है। सब बेसिकली सप्लाई रिस्क समझ सकते हो कि एरिया कैसा है वहाँ का। अब मान लीजिए आपको पता होगा अफ्रीका वगैरह में आज के टाइम में भी बेसिकली, आप पता नहीं न्यूज़ देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ग्लोबल लेवल पे अफ्रीका वगैरह, सूडान वगैरह में, जैसे सूडान में आजकल बहुत कुछ चल रहा है, मैसेकर चल रहा है। बेसिकली इस पर बात नहीं करेंगे वरना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है कुछ रीजंस की वजह से, वो आप देख सकते हो, ताकि आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो इन्वायरमेंटल है वहाँ के सप्लाई, वहाँ पे धंधा करने को कैसे ही जाएगा, एक बात बताओ, कैसे वहाँ पे अपना बिजनेस सेट करने जाएगा जहाँ पे लोगों को ऐसे ही मार दिया जा रहा है, ठीक है। और पॉलिटिकल रीजन, जैसे मान लो कि नेपाल में किसी ने अपनी कंपनी खोली, ठीक है, सरकार ने बोला हाँ हाँ हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे, कल को सरकारी आ गई तो सिक्योरिटी देने वाला बचा कौन? तो आपको तो लूट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, या जो भी चीज़ हो, क्या पता आपको देश से भगा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें, ठीक, ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए ज़रूरत पड़ते हैं जब हम कोई चीज़ ग्लोबली जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स को हम लोग नापते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ मे बी ये यूनिट ख़त्म हो चुकी है। यस, ये यूनिट ख़त्म हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, इसी का ही बेसिकली आपको कल ही देखने को मिल जाएगा। और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपको अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपको अपने एग्ज़ाम के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए जय